हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गौरव एकेडमी के एप्लीकेशन पर। आशा करता हूं कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं। एक बार जल्दी से आज की अपनी इस प्यारे से सेशन में जुड़ेंगे। हम लोग रोजाना बातें करते हैं जीके या जीएस के बारे में। इसी जीके या जीएस में मैं आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाता हूं जिसका नाम है फिजिक्स। इसी फिजिक्स की आज क्लास नंबर 3 है। पिछली क्लास में हम लोग लास्ट बात इंद्रधनुष के बारे में कर रहे थे। उसी इंद्रधनुष से आगे बातें करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इंद्रधनुष से अगला जो क्वेश्चन होगा उसका आप लोग आंसर देंगे, उसके बाद मैं उसके बारे में आपको निम्न बातें लिख पाऊंगा, ठीक है। तो ये अपनी क्लास नंबर कौन सी भाई? तो आप लोग बोले क्लास नंबर है 3, ठीक है। इसी क्लास नंबर 3 के बाद आप लोग देखेंगे प्रथम क्वेश्चन। ये रहा हमारा प्रथम क्वेश्चन। इंद्रधनुष के रंगों का क्रम है। कल मैंने बता दिया था। अभी इंद्रधनुष के प्रकार याद रखेंगे। इंद्रधनुष यानी कि रेनबो। इंद्रधनुष के बारे में हम लोग बहुत सारी बातें कर चुके हैं। परावर्तन के बारे में बात की, अपवर्तन के बारे में बात करी, टीआईआर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बारे में बात की, साथ ही साथ स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बात की थी हमने कल। आज हम लोग बात करेंगे इंद्रधनुष के बारे में थोड़ी सी आगे। इंद्रधनुष कितने प्रकार का है? तो आप लोग बोलेंगे इंद्रधनुष 2 प्रकार का है, ठीक है। 2 प्रकार को कौन कौन से हैं? एक तो है प्राथमिक इंद्रधनुष, प्राथमिक इंद्रधनुष, और दूसरा कौन सा है? तो आप लोग बोलेंगे द्वितीयक इंद्रधनुष। अब ये जो प्राथमिक इंद्रधनुष है, इसमें और द्वितीयक में क्या डिफरेंस है? जो प्राथमिक इंद्रधनुष है ये बिल्कुल साफ दिखाई देता है, बिल्कुल साफ विजिबल है। अगर इसकी बात करूं तो इसको हम लोग 100% देख सकते हैं। लेकिन जो ये द्वितीयक इंद्रधनुष है ये थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है, और जब धुंधला दिखाई देता है तो इसकी विजिबिलिटी लगभग 10% होती है, ठीक है। पहली बात तो ये याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद इस प्राथमिक इंद्रधनुष और द्वितीयक इंद्रधनुष में क्या डिफरेंस है? हम लोगों ने कलर्स देखे। कलर अभी आप लोग आंसर दे दोगे इजीली कि भाई जो रेनबो का रंगों का क्रम है वो है विबग्योर, VIBGYOR। ये तो आपने याद कर रखा है। तो आप इसका आंसर दे दोगे भाई कि सबसे पहले वायलेट आएगा, फिर इंडिगो आएगा, नील आएगा, फिर नीला आएगा, फिर हरा आएगा, फिर पीला आएगा, फिर नारंगी, फिर लाल। ये तो आप लोगों ने आंसर दे दिया, लेकिन यहां पर चीजें चेंज हो जाएंगी। जैसे अगर पूछे प्राथमिक इंद्रधनुष में टॉप पे कौन सा रंग होता है, यानी सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है? टॉप पे। फिर पूछेगा प्राथमिक इंद्रधनुष में सबसे बॉटम में कौन सा रंग होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष के टॉप में और बॉटम में ये दोनों रंग याद रखेंगे, ठीक है। फिर पूछेगा जो द्वितीयक इंद्रधनुष है उसके टॉप में कौन सा रंग होता है और उसके बॉटम में कौन सा रंग होता है? ये दो चीज बनेगी। अगर टॉप की बात करूं, प्राथमिक इंद्रधनुष के टॉप की बात करूं तो इसमें रेड रंग दिखाई देगा आपको और बॉटम में वायलेट रंग। लेकिन अगर मैं बात करूं द्वितीयक इंद्रधनुष की तो आपको टॉप में वायलेट रंग दिखाई देगा और बॉटम में रेड रंग दिखाई देगा। ये बात आप लोग याद रखेंगे इंद्रधनुष से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है? दर्पण। कल हम लोग 2 बातें कर रहे थे, लेंस के बारे में, एक लेंस के बारे में और एक दर्पण के बारे में। दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी बात लेंगे। जैसे अगर मैं लेंस की बात करूं, लेंस किस नियम पर कार्य करता है? तो लेंस अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है, अपवर्तन के नियम पर कार्य करता है, ठीक है। ये क्या होता है? तो आप लोग बोलेंगे ये पारदर्शी होता है, यानी ट्रांसपेरेंट होता है। लेंस क्या होता है? पारदर्शी होता है, ट्रांसपेरेंट। अगर मैं बात करूं दर्पण की, दर्पण किस नियम पर कार्य करता है? तो आप लोग बोलेंगे दर्पण नियम पर कार्य करता है परावर्तन के नियम पर, परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। और परावर्तन के नियम पर क्यों कार्य करता है? क्योंकि इसकी एक तरफ हम लोग क्या पढ़ते हैं, एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ा रखी है। ये कल बात कर चुके हैं, सिल्वर नाइट्रेट की परत चढ़ाई है, इसी कारण हम लोग इसे देखते हैं कि भाई ये परावर्तन के नियम पर कार्य करता है। एक अपवर्तन का नियम और एक परावर्तन का नियम, दोनों याद रखेंगे। इसके बाद क्वेश्चन की लैंग्वेज देखते हैं हम लोग। निम्न में से किस दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है? अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग, यानी इकट्ठा करता है। अभिसारी दर्पण कौन सा भाई? तो आप लोग बोलेंगे ये दर्पण है अवतल दर्पण। अवतल यानी कॉनकेव लेंस या कॉनकेव मिरर। अभी अवतल दर्पण या फिर इसी को आप लोगों ने एक नाम और पढ़ लिया, एक नाम और क्या है? तो आप लोग बोलेंगे अभिसारी दर्पण, एक ही नाम है। अब इस अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण से क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं? सबसे पहले तो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा अभिसारी का अर्थ क्या है? ये किरणों, सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा कर देता है, सभी किरणों को एक जगह इकट्ठा करता है, एक जगह
इकट्ठा कर देता है, इकट्ठा कर देता है। इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे इसी कारण इसको अभिसारी दर्पण बोलते हैं। ठीक है, इसी कारण अभिसारी दर्पण कहलाता है, क्योंकि एक जगह इकट्ठा कर देता है। अभी एक बात और याद रखेंगे, ये जो अवतल दर्पण है इसको हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अवतल दर्पण डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। दो तरह के अवतल दर्पण होते हैं, एक होता है परवलयाकार, परवलयाकार दर्पण, परवलयाकार अवतल दर्पण, एक तो ये होता है। एक होता स्फेरिकल यानी कि गोलाकार, गोलाकार अवतल दर्पण, गोलाकार अवतल दर्पण। ये दोनों कैसे कैसे होते हैं, तो आप लोग देखेंगे जो परवलयाकार है ये थोड़ा सा बड़ा होता है इस तरीके से, और इसके एक तरफ आप लोगों ने पता है सिल्वर नाइट्रेट की परत है, और ये जो गोलाकार होता है स्फेरिकल ये ऐसे होता है, इसके ऐसे एक तरफ सिल्वर नाइट्रेट। ये अधिक उपयोगी है और ये कम उपयोगी है, ये अधिक उपयोग में लाया जाता है और ये कम उपयोग में। अधिक उपयोगी अवतल दर्पण का कौन सा भाग है, तो परवलयाकार अवतल दर्पण। ये क्या है, ये कम उपयोगी होता है, कम उपयोगी। ये बातें आप लोग इसे याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अवतल दर्पण का कहां क्या प्रयोग होता है। सेविंग के लिए किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी जब हम लोग ऐसे शीशा लेकर और दाढ़ी वगैरह बनाते हैं, ऐसा एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि अजापमत दर्पण के नाम से किस दर्पण को जाना जाता है, तो आप लोग आंसर देंगे अवतल दर्पण, सादा दर्पण, उत्तल दर्पण और इनमें से कोई नहीं। अभी इसी दर्पण का और बहुत सारी जगह प्रयोग किया जाता है, जैसे एक जगह किया जाता है सोलर कुकर, सोलर कुकर में भी इसका प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर आप लोग समझते हैं। फिर अगर मैं बात करूं तो स्ट्रीट लाइट में, स्ट्रीट लाइट में सॉरी सर्च लाइट में, सर्च लाइट में SEARCH, सर्च लाइट में इसका प्रयोग किया जाता है। फिर एक आप लोगों ने दंत चिकित्सक देखे हैं, दंत चिकित्सक यानी दांतों के डॉक्टर होते हैं, वो मुंह में एक शीशा दे देते हैं जिससे वो दांत को देख सकते हैं, उसको बोलते हैं दंत चिकित्सक। दंत चिकित्सक किस दर्पण का प्रयोग करते हैं, ये भी यही आंसर है। फिर एक आता है ENT के डॉक्टर, ENT ईयर, नोज और थ्रोट, ये ENT विशेषज्ञ भी इसी दर्पण का प्रयोग करते हैं। ENT विशेषज्ञ, ये एग्जाम में पूछ लेता है कि निम्न में से किसके द्वारा इस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे सर्च लाइट में इसका प्रयोग होता है, सोलर कुकर में इसका प्रयोग होता है, दंत चिकित्सा में इसका प्रयोग होता है, ENT विशेषज्ञ में इसका प्रयोग होता है, और इस दर्पण का नाम क्या है, तो आप लोग बोलेंगे अवतल दर्पण। ठीक है, वो अवतल दर्पण ही है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। डैश को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, अपसारी यानी कि डाइवर्जन। अभी तक हम लोगों ने एक अवतल दर्पण के बारे में बात की है, अब हम लोग बात करेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कॉन्वेक्स मिरर। हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए केवल उत्तल दर्पण की बात याद रखेंगे, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर से क्या क्या क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, एक तो आपको यही पता चल गया कॉन्वेक्स यानी कि उत्तल। उत्तल दर्पण को किस नाम से और जाना जाता है, तो आप लोग बोलेंगे उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। अपसारी यानी कि डाइवर्जिंग। इसका अर्थ क्या भाई अपसारी का, जब इस पर किरणें पड़ती है, जब इस पर किरणें पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं तो ये किरणों को फैला देता है, तो यह किरणों को फैला देता है, किरणों को फैला देता है। इसी कारण हम इसे क्या बोलते हैं, तो आप लोग बोलेंगे इसी कारण हम इसे डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। ठीक है, डाइवर्जिंग मिरर यानी कि अपसारी दर्पण बोलते हैं। और क्या क्या बात याद रखेंगे, अभी दर्पण के बारे में मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था, दर्पण की आवर्धन क्षमता, दर्पण की आवर्धन क्षमता के बारे में कल बात की थी, प्रतिबिंब की ऊंचाई या वस्तु की ऊंचाई, इस तरीके से दर्पण की आवर्धन क्षमता, इसके बारे में बात की थी हम लोगों ने। ठीक है, अभी दर्पण की आवर्धन क्षमता के बारे में आप लोग देखेंगे, दर्पण को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। आवर्धन क्षमता जब निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा और नेगेटिव आएगा। पॉजिटिव में क्या होता है भाई, जो सीधा प्रतिबिंब दिखता है, प्रतिबिंब को हम लोग सीधा देख पाते हैं, प्रतिबिंब सीधा दिखाई देता है, उसको क्या बोलते हैं पॉजिटिव। अगर मैं नेगेटिव की बात करूं तो प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, उल्टा प्रतिबिंब दिखाई देता है, इसी कारण इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव। ठीक है, ये दर्पण की आवर्धन क्षमता के बारे में हम लोग कल बात कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, मैग्निफिशियर पावर। कौन सा दर्पण आमतौर पर किसी वाहन के पीछे देखने वाले दर्पण के रूप में उपयोग किया जाता है, अवतल, उत्तल, सादा दर्पण, इनमें से कोई नहीं। आप लोगों ने एक लाइन पढ़ी है,
जब गाड़ी के शीशे को देखते हैं बराबर वाले को, उसमें लिखा होता है द ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, यानी कि वे ज्यादा क्लोज हैं जितने भी दिखते हैं। ठीक है, वो उत्तल दर्पण का एक उदाहरण है। तो आप लोग क्या आंसर देंगे इसका? उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण का कहां का प्रयोग किया जाता है? तो आप कभी मेट्रो प्लेटफॉर्म पर गए हो? मेट्रो प्लेटफॉर्म गए होगे, जाहिर सी बात है। अभी मेट्रो प्लेटफॉर्म पे जब आप लड़कियों वाला जो डिब्बा होता है उसके समीप जाएंगे तो कोने पे, कोने पर एक ऐसे गोल सा मिरर दिखेगा, ऐसे देखा होगा ना आपने? बिल्कुल आती है भाई खुशी, बिल्कुल आती है। अभी इस तरीके से आपने देखा होगा, वो कैसा दर्पण है? तो आप लोग बोलेंगे वो कॉन्वेक्स मिरर का एक उदाहरण है, यानी उत्तल दर्पण का उदाहरण है। और आप लोग इसे कहां देखते हैं? एक आप लोगों ने यहां पर पता चल गया कि गाड़ी के बराबर में जो दर्पण लगा होता है वो कैसा होता है, तो वो ऐसा दर्पण होता है। एक गली की स्ट्रीट लाइट में, गली की स्ट्रीट लाइट होती है जो, स्ट्रीट लाइट में हमें ऐसा मिरर देखने को मिलेगा। फिर आपको तीव्र मोड़ पे, तीव्र मोड़, एकदम से तीव्र मोड़ आ गया तो तीव्र मोड़ पे कोने के अंदर एक शीशा लगा दिखेगा जिससे कि हमें दूसरी तरफ का दिख जाए क्या कुछ आ रहा है नहीं। ठीक है, क्योंकि वहां पर लिखा होता है एक लाइन, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर, आर क्लोजर देन दे अपीयर्स। आप जिस भी मिरर पर देखेंगे कॉन्वेक्स मिरर पर, तो क्या लिखा होगा? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर। खुशी बता तो दिया मैंने, बिल्कुल आती भाई। ठीक है, तो पढ़ना तो सारी चीजें पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वह लेंस जो किरणों को एकत्रित करता है डैश लेंस कहलाता है? अभिसरण, विचलन, प्लानो लेंस या मेनिस्कस लेंस? एक जगह एकत्रित करता है। द लेंस दैट कलेक्ट्स द रेज इज कॉल्ड डैश लेंस। दोनों लेंस बता दिए मैंने आपको, उत्तल और अवतल। उसी आप क्या करें, मैं आपके शायद कमेंटों का जवाब नहीं दे पाऊंगा जिससे कि, क्योंकि हमारी पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। मैं आपको एक नंबर देता हूं, आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करें। आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट करके जो भी आपकी बातें हैं उन बातों को रिजोल्व करा सकते हैं। ठीक है, मैं बोल देता हूं, आपका फोन भी उठा लेंगे। अभी आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो वहां से पूछ लेना आपके जो भी डाउट्स हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग, लेंस की बात कर रहे थे भाई। ठीक है, अभी लेंस तो बहुत तरीके के हैं, लेकिन इसने पूछा कि एकत्रित करने वाला यानी कि कन्वर्जिंग। अभी मैंने आपको अवतल लेंस बताया था, वो एक कन्वर्जिंग लेंस, अभिसरण लेंस। ठीक है, अभी दो शब्दों में आपको इश्यू आएगा, एक तो रेटिना, क्योंकि अभी लेंस पढ़ना स्टार्ट करेंगे, और एक आएगा कॉर्निया, क्योंकि मनुष्य की बात होगी तो रेटिना और कॉर्निया। ओके सर, ठीक है भाई। रेटिना और कॉर्निया, ये दो शब्दों में आपने डिफरेंस आएगा। देखो, जब मनुष्य मर जाता है तो उसके बाद मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान होता है? मनुष्य की आंख का कौन सा भाग दान किया जाता है? आंख का भाग जो दान किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे जो दान किया जाता है वो कॉर्निया कहलाता है। जो दान किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो कॉर्निया कहलाता है, कॉर्निया। ठीक है, इसके बाद क्या बात याद रखेंगे? इसके बाद आपको याद रखना है कि मनुष्य की आंख पर प्रतिबिंब कहां पर बनता है? मनुष्य की आंख पर प्रतिबिंब कहां बनता है? आंख पर प्रतिबिंब कहां बनता है? तो आप लोग बोलेंगे प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है। प्रतिबिंब रेटिना पर बनता है, रेटिना मनुष्य की आंख में होता है। ठीक है, ये बातें आप लोग यहां से याद रखेंगे। अभी आपको इश्यू नहीं आएगा आगे समझने में। देखो यहां देखिए, लेंस का फॉर्मूला क्या है? लेंस का फॉर्मूला, लेंस का सूत्र पूछ लेता है। ठीक है,
अभी फॉर्मूले में आप लोग देख पा रहे हैं भाई, ये दे दिया 1/v प्लस में 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर आपसे दे दिया 1/f प्लस में 1/v 1/u, फिर 1/f 1/u 1/v। अभी ये u v और f बार बार पूछे जा रहे हैं। अभी फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला यानी लेंस का सूत्र क्या है, लेंस का सूत्र आपने आंसर देना है। तो इनमें से कोई भी लेंस का सूत्र नहीं है, नन ऑफ द अबव, लेंस का सूत्र कोई भी नहीं है। मैं बताता हूं लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f। f का अर्थ क्या भाई, फोकल दूरी, फोकल दूरी। f का अर्थ क्या है, फोकल दूरी। अब ये 1/f किसके बराबर है, तो 1/f बराबर है 1/u माइनस 1/v। ठीक है। दर्पण से वस्तु की दूरी क्या कहलाती है, दर्पण से वस्तु की दूरी u कहलाती है, दर्पण से वस्तु की दूरी u कहलाती है। और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी क्या कहलाती है, तो आप लोग बोलेंगे v कहलाती है। ये बात आपको याद रखनी है, एग्जाम में सीधा फॉर्मूला पूछा जाता है 1/f इज इक्वल टू 1/u माइनस 1/v। ये लेंस फॉर्मूला है। ठीक है, अभी हम लोग लेंसों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चश्मा बनाने के लिए किस कांच का उपयोग किया जाता है, चश्मा बनाने के लिए सोडा ग्लास, पोटास ग्लास, क्रुक्स ग्लास, जेना ग्लास, क्या ऑप्शन दिए गए चश्मा बनाने के लिए। देखो एक तो याद रखेंगे, लेंस बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, लेंस बनाने के लिए फ्लिंट ग्लास का, फ्लिंट ग्लास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, लेंस बनाने के लिए फ्लिंट ग्लास का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अभी पूछा गया चश्मा बनाने के लिए किस कांच का प्रयोग किया जाता है, तो आप लोग बोलेंगे क्रुक्स ग्लास का। चश्मा कौन पहनता भाई, चश्मा मनुष्य पहनता है। तो मनुष्य की आंख के बारे में क्वेश्चन पूछ लेता है, क्वेश्चन पूछता है मनुष्य की आंख की फोकल दूरी कितनी है, मनुष्य की आंख की फोकल दूरी, फोकल दूरी कितनी है, फोकल दूरी। तो आप लोग क्या आंसर देंगे, 1.7 सेंटीमीटर या 17 मिलीमीटर। इस तरीके से याद रख सकते हैं आप लोग, एक ही बात है। फिर पूछता है मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की है, मनुष्य की आंख कितने मेगापिक्सल की है, आंख कितने मेगापिक्सल की है, तो आप लोग बोलेंगे आंख 576 मेगापिक्सल की है, मेगापिक्सल 576 मेगापिक्सल की है इसकी आंख, मनुष्य की आंख। अब एक शब्द आप लोग लेंस पढ़ते हैं। ठीक है, लेंस को आप लोग जब नापेंगे तो लेंस को मापने का मात्रक क्या है, एग्जाम के अंदर लेंस का मात्रक पूछ लेता है, तो मात्रक आप बोलेंगे, मात्रक होता है डायोप्टर, डायोप्टर, डायोप्टर से लेंस की मात्रा नापी जाती है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा मनुष्य की आंख कितने डायोप्टर की है, तो आप लोग बोलेंगे मनुष्य की आंख 60 डायोप्टर की है, 60 डायोप्टर की, 60 डायोप्टर। ठीक है, अभी एक बात और याद रखेंगे, क्वेश्चन पूछता है कि भाई जो मनुष्य है उसकी देखने की क्षमता कितनी है, कितनी दूर तक देख सकता है, तो मनुष्य की देखने की क्षमता इन्फिनिटी तक है। वैसे आप देख पाते हो भाई, यहाँ का देख लिया, दूर का देख लिया, लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि मनुष्य की देखने की क्षमता, नजदीकी फोकल दूरी अलग चीज है और दूर तक देखने की क्षमता अलग चीज है, साफ देखने की क्षमता अलग चीज है। तीनों के बारे में बात कर रहा हूं मैं, अभी अगले क्वेश्चन में कर लेंगे हम लोग, यहां छोड़ देते हैं क्योंकि यहां पर स्पेस नहीं बचेगा, फिर ये यहीं पर लिख देते हैं। देखो मनुष्य के देखने की, मनुष्य के देखने की क्षमता कितनी है, देखने की क्षमता, तो आप लोग बोलेंगे मनुष्य की देखने की क्षमता है इन्फिनिटी तक। इन्फिनिटी को ऐसे डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी तक देख सकता है मनुष्य। ठीक है, साफ देखने की क्षमता मिनिमम कितनी होती है, मैक्सिमम कितनी होती है, सबके बारे में बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। मायोपिया को कम करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, मायोपिया एक रोग है भाई, मनुष्य की आंखें हैं, आंखों में रोग तो होते ही है, और रोग होते हैं तो चश्मे का प्रयोग करते हैं, उसी चश्मे में लेंस डलता है और उसी लेंस से हमारे क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम लोग बातें कर लेते हैं एक बार मनुष्य की आंखों के बारे में। देखो समझते हैं, अब मनुष्य की आंख है, मनुष्य की आंख में एक रोग होता है जिसका नाम क्या है, मायोपिया। मायोपिया या इसी को बोलते हैं निकट दृष्टि दोष,
शॉर्ट साइटेडनेस, निकट दृष्टि दोष, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले निकट दृष्टि दोष को देख लेते हैं। ये किस में होता है? ये बच्चों में होता है। कम एज के, जो कम आयु के बच्चे हैं, उनके अंदर ये रोग देखने को मिलता है, निकट दृष्टि दोष। इसमें क्या होता है? निकट का साफ दिखता है, निकट की वस्तु निकट का साफ दिखता है और दूर का धुंधला दिखता है, दूर का धुंधला दिखता है। निकट का तो बिल्कुल साफ दिखता है, लेकिन दूर का क्या दिखता है? धुंधला दिखता है। इसी कारण इसको निकट दृष्टि दोष बोलते हैं, क्योंकि दूर का नहीं दिख रहा। आप देख रहे हैं ना, अपोजिट है, अपोजिट है। कैसे अपोजिट है? कि भाई पास का तो बिल्कुल साफ दिख रहा है, लेकिन दूर का धुंधला दिख रहा है, तो ये क्या कहलाता है? ये निकट दृष्टि दोष होता है। अभी इसी निकट दृष्टि दोष, शॉर्ट साइटेडनेस में हम कौन सा चश्मा लगाएं, कौन सा चश्मा लगाएं जिससे कि ये रोग हमारा दूर हो जाए? मैंने अभी आपको लेंसों की डिटेल बताया था कि भाई जो लेंस है उसके अंदर हम लोग प्रयोग करते हैं कि भाई यदि पास का नहीं दिख रहा या दूर का नहीं दिख रहा, एक तो चीजों को फैला दे और एक चीजों को कम कर दे, डाइवर्जिंग और कन्वर्जिंग, ये दोनों कॉन्सेप्ट बताए थे। तो उसी कॉन्सेप्ट के माध्यम से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग बोलेंगे अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी कॉनकेव लेंस का प्रयोग किया जाता है, जिससे कि हमें दूर का भी साफ दिख जाए। ठीक है, तो आप लोग आंसर दे देंगे अवतल दर्पण। अब एक बात और बताऊं मैं आपको, एक रोग और है। ये तो एक रोग हो गया, इसके बाद दूसरा रोग भी देखेंगे, दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये बात यदि याद होगी तो आप लोग इसका भी आंसर दे देंगे। ठीक है, दूरदृष्टि दोष किस में होता है भाई? तो दूरदृष्टि दोष होता है यंग जनरेशन में, जो जवान बच्चे होते हैं ना उनको, जवान या फिर जो 40-50 साल के हो जाते हैं ना लगभग, उनको होता है। 50 से 60 मान लो, एक ही बात है। दूरदृष्टि दोष इतनी आयु के बच्चों को देखने को, ये स्कूली बच्चों को, यानी कम आयु के बच्चे जो स्कूल में जाते हैं ना, उनके अंदर देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? दूर का तो साफ दिखता है, दूर का साफ दिखता है, लेकिन पास का धुंधला दिखता है। पास का कैसा दिखता है? तो आप लोग बोलेंगे धुंधला दिखता है। दूर का साफ, पास का धुंधला, ये कौन सा रोग है? तो आप लोग बोलेंगे दूरदृष्टि दोष। इस दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाएगा? तो आप लोग उत्तल लेंस बोलेंगे, उत्तल लेंस। इसमें क्या था? तो आप लोग बोलेंगे इसमें है अवतल लेंस। अगर आपको वो कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि भाई दूर की चीजें पास देखनी है तो किस मिरर की हेल्प से देखेंगे, तो आप लोग बोल देंगे उत्तल दर्पण। देखो अभी एक बात और याद रखना, जो गाड़ी के अंदर, एक तो मैंने आपको शीशा बता दिया, एक तो गाड़ी के अंदर शीशा बता दिया बराबर में लगा होता, जो एक गाड़ी की जो लाइट होती है ना आगे की, गाड़ी की आगे की लाइट, गाड़ी के आगे जो लाइट लगी होती है जो रोशनी को फैला देती है, उस गाड़ी की आगे लगी लाइट में भी किस लेंस का प्रयोग होता है? आगे लगी लाइट, आगे लगी लाइट में भी इसी का प्रयोग होता है, या आप इसे बोल देते हैं हेडलाइट। हेडलाइट में किस लेंस का प्रयोग होता है? तो आप लोग बोलेंगे अवतल दर्पण का। याद रखेंगे, ये चीजें आपको अपने आप देखनी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन पूछा गया, मनुष्य में दृष्टि दोष जिसमें उम्र बढ़ने के साथ आंख की समायोजन शक्ति कम हो जाती है और निकट बिंदु धीरे धीरे दूर हो जाता है, डैश के रूप में जाना जाता है। देखो, एक तो मायोपिया, एक हाइपर मायोपिया हो जाता है। ठीक है, ऐसे ही एक रोग का और क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन पूछा कि भाई मनुष्य की दूर की भी और पास की दोनों चली गई तो कौन सा रोग होगा? तो आप लोग बोलेंगे प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया यानी जरा दृष्टि दोष। अब इसके बारे में देख लेते हैं, जरा दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष ये किस में होता है? तो ये बूढ़े व्यक्तियों में होता है। जो बूढ़े व्यक्ति है उनके अंदर जरा दृष्टि दोष देखने को मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें दूर का भी साफ, दूर का भी धुंधला दिखाई देता है, दूर का धुंधला और पास का भी धुंधला, पास का भी धुंधला। जब दोनों दिखाई देते हैं तो अब क्या करना पड़ेगा हमें? अब तक तो हम एक लेंस का प्रयोग कर रहे थे, अब क्या करना पड़ेगा? दोनों लेंस। आप लोग बूढ़ों के जो चश्मे देखोगे उसके अंदर क्या होगा? ऊपर तो कॉनकेव लेंस लगा हुआ है और नीचे कॉन्वेक्स। फिर वो ऊपर नीचे करके देखते हैं। जब उनको दूर देखना होता है तो वो ऊपर देखते हैं, जब उनको पास देखना होता है तो नीचे देखते हैं। इस तरीके से वो बाईफोकल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके अंदर इसके निवारण के लिए इस लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग बोलेंगे बाईफोकल लेंस। बाईफोकल यानी इसके अंदर उत्तल और अवतल दोनों लगे, उत्तल लेंस भी लगा है और
आउटर लेंस भी लगा। क्या मेरी बात आप लोग समझ पा रहे हैं? आउटर लेंस और उत्तर लेंस दोनों का प्रयोग किया जाता है किस रोग में? तो आप बोलेंगे जरा दृष्टि दोष। एक और है, एक रोग है अबिंदुकता, बहुत इंपॉर्टेंट है अबिंदुकता। ठीक है, ये भी एक रोग है भाई। ये रोग कब होता है? जब रेटिना टेढ़ा हो जाता है। जो हमारी आंख का रेटिना है वो रेटिना टेढ़ा हो जाता है। ये किसी का बचपन से भी हो जाता है या कैसे भी हो जाता है। जब आंख का रेटिना टेढ़ा हो तो क्या कौन सा रोग है? अबिंदुकता। ये हमने तीसरा रोग देखा, ये हमारा चौथा रोग है। ठीक है, इसमें भी एक लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसकी भी बात करेंगे हम लोग, कौन सी लेंस का प्रयोग किया जाता है। अबिंदुकता यानी कि इसमें रेटिना टेढ़ा हो जाता है। इसमें आदमी को पता कैसे चलेगा मेरे को ये अबिंदुकता है? तो लाइनें होती है, जैसे ओरिजोनटल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, और कुछ वर्टिकल लाइन है। हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल, और कुछ लाइट कैसी है? तो आप लोग बोलेंगे वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइट होती है, ऐसी लाइट होती है, सॉरी ऐसी लाइन होती है, ऐसी लाइन होती है। जब आदमी को ये इकट्ठी दिखाई जाएंगी ना तो उसको ये टेढ़ी मेढ़ी दिखेंगी, ये उनको देखने में सक्षम नहीं होगा। उस व्यक्ति को कौन सा रोग है? तो आप लोग बोलेंगे अबिंदुकता। जिस आदमी को इकट्ठी वर्टिकल लाइन और इकट्ठी हॉरिजॉन्टल लाइन देखने में नहीं आती उसको अबिंदुकता रोग बोलते हैं। इसके लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर है सिलेंड्रिकल लेंस। सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग किया जाता है जब मनुष्य को अबिंदुकता रोग हो जाता है। ठीक है, उसका रेटिना डैमेज हो जाता है, वो कोई भी चीज देखेगा वो उसको देख नहीं पाएगा, साफ विजुअल नहीं होगा। वो लाइनें हैं, वो थोड़ा सा थोड़ी देर देखेगा तो उसको समझ में नहीं आएगा ये लाइन कौन सी है। ठीक है, तो उसको कौन सा रोग है? अबिंदुकता रोग है। ये भी आप लोग याद रखेंगे। अबिंदुकता का निवारण किसे होगा? तो आप लोग बोलेंगे सिलेंड्रिकल लेंस से, यानी कि बेलनाकार लेंस लगेगा इसके अंदर। मोटे वाला लेंस होता है ना जो बेलनाकार, उस बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसका निवारण इसी से होता है। निवारण समझते हो ना? ये निर्माण लिख दिया मैंने, ये निवारण, निवारण है मतलब उस चीज से छुटकारा कैसे पाया जाए। जी, ये रोग भी आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। सामान्य मानव आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। मनुष्य की आंख पर स्पष्ट दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी है? अभी मैक्सिमम तो मैंने बता दिया इन्फिनिटी तक, कहीं तक भी देखो आदमी, लेकिन यहां पर पूछ लिया न्यूनतम दूरी, तो आप लोग क्या आंसर देंगे? 25 सेंटीमीटर। मनुष्य 25 सेंटीमीटर तक देखता है। अभी मनुष्य की आंख से कुछ और क्वेश्चन आ जाते हैं, जैसे हमारी आंख है, साथ ही साथ कॉर्निया ही पढ़ लिया। अब इस मनुष्य की आंख में आप लोगों ने क्षमता पड़ी है कि भाई मनुष्य की जो आंख है उस आंख में जो लेंस है उसकी क्षमता कितनी होती है? तो आप लोग बोलेंगे 60 डायोप्टर की होती है। अब हमारी जो आंख का रेटिना है, इस रेटिना पर कोई तस्वीर बनती है, वो तस्वीर कैसी होगी? तो आप लोग बोलेंगे तस्वीर कैसी होगी? तो तस्वीर सीधा, सॉरी आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब होगा। आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब देखने को मिलेगा आंख के अंदर। ठीक है, फिर आंख हमें उसे विजुअलाइज कराएगी। कोई चीज है बिल्कुल साफ ऐसी नहीं दिखती जैसे हमें दिख रही है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर बताऊं, आपके फोन में जब आप कैमरा या फिर आप लोग कभी शीशा देखते हो, मतलब आपने शीशे में किसी और व्यक्ति के मुख को देखा तो वो आपको टेढ़ा मेढ़ा लगेगा, ये भी उसका उदाहरण है। अच्छा, और क्या एग्जाम्पल दे सकता हूं मैं आपको? कोई चीज है आंख पर बनता है तो ये सीधा ऐसे नहीं बनता, ये उल्टा बनता है। बाद में हमारा रेटिना इसको सीधा प्रतिबिंब बनाता है। जैसे फ्रंट कैमरा है, फ्रंट कैमरे जब आप कोई भी कार्य करेंगे तो आपको कैसा दिखेगा? एक तो जो लेफ्ट हैंड है वो राइट दिखता है और राइट हैंड है वो लेफ्ट दिखता है, वो इसी का रीजन है। ठीक है, आगे बात करेंगे हम लोग, इसे यही क्वेश्चन हो सकता है। आगे बढ़ते हैं। तेजी से घूमने वाली न्यूटन की डिस्क का रंग कैसा दिखता है? न्यूटन की डिस्क, सबसे पहले देखते हैं न्यूटन की डिस्क कैसी है। देखो ऐसी है न्यूटन की डिस्क। न्यूटन की डिस्क कैसी है? ऐसी है। अब इस डिस्क में कितने रंग होते हैं? तो इसमें 7 रंग होते हैं, 2, 4, 6 और एक और बना देंगे कहीं पे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। इसमें 7 रंग होते हैं। कैसे होते हैं? पी, आई, बी, जी, वाई, ओ, आर। ठीक है, अभी ये न्यूटन की प्लेट है, ये मान लेंगे हम लोग न्यूटन की डिस्क है। अब इस न्यूटन की डिस्क को जब मैं घुमाऊंगा
तो घुमाने के बाद जब इसे तेज करूंगा तो इसका रंग कैसा दिखाई देगा, तो आप लोग बोलेंगे इसका रंग सफेद दिखाई देगा। न्यूटन की डिस्क का रंग सफेद दिखाई देगा जब हम इसे घुमाएंगे। इसको क्या बोलते हैं जो ये सफेद दिखाई देता है, इसको बोलते हैं दृष्टि की निर्बाधता। दृष्टि की निर्बंधता, दृष्टि की निर्बंधता बोलते हैं इसको, ये बात याद रखेंगे। अब ये दृष्टि की निर्बंधता है, यानी मैं इस प्लेट को यदि घुमाऊंगा तो कैसा रंग दिखाई देगा, घुमाया तो सफेद रंग बन जाएगा, सफेद रंग बन जाता है। ये क्यों होता भाई, इसका रीजन क्या है? देखो मैंने आपको बताया था जब भी हम कोई आवाज सुनते हैं तो हमारे कान के ऊपर उसका प्रभाव 1/10 सेकंड तक रहता है, यानी सेकंड के 10वें हिस्से तक हमारे कान पर उसका प्रभाव रहता है। लेकिन आंखों में ऐसा नहीं है। यदि आपने कोई चीज देख ली तो उसका प्रभाव आपकी आंखों पर 1/16 सेकंड तक रहता है, यानी सेकंड के 16वें हिस्से तक आपकी आंख पर उसका प्रभाव रहते हैं। उसी को बोलते हैं दृष्टि की निर्बंधता, और इसी का फायदा उठाते हैं जादूगर। कई बार आप लोग जादू देखते हैं, जादू में मनुष्य की आंखों से खिलवाड़ किया जाता है, क्योंकि आदमी एक कलर को देखकर ना 1/16 1/16 समय तक उसकी आंख के सामने वही रंग रहता है, उसके बाद वो उसकी जगह कोई और चीज प्रस्तुत कर देता है। उसी को हम लोग नाम दे देते हैं जादूगर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? अब एक बार लिखने का काम करते हैं। इसी दृष्टि की निर्बाधता क्यों बोला गया है, क्योंकि हमारी आंख पर किसी रंग का प्रभाव, किसी रंग का प्रभाव, या कोई चीज हम लोगों ने देख ली उसका कितने समय तक रहता है, तो आप लोग बोलेंगे 1/16 1/16, यानी सेकंड के 16वें समय तक हमारी आंख पर उसका प्रतिबिंब बना रहता है। इसी का फायदा कौन उठाते हैं? जादूगर। जादूगर हमारी आंखों के साथ खिलवाड़ करते हैं। उसका रीजन क्या है? तो उसका रीजन है दृष्टि की निर्बाधता। हमारी आंख पर कोई प्रतिबिंब बना और वो 1/16 सेकंड तक रह गया, तो उसके बाद हमें साथ ये खिलवाड़ हो जाता। आगे बढ़ते हैं। विश्राम पर एक आवेश उत्पन्न करता है। विश्राम पर एक आवेश, एक टॉपिक आ गया जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी, यानी विद्युत। विद्युत टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग। विद्युत, कैसे कैसे क्वेश्चन विद्युत से देखने को मिलते हैं। फ्लो ऑफ करंट, आवेश का प्रवाह क्या कहलाता है? विद्युत कहलाता है। ठीक है, हम लोग पढ़ेंगे विद्युत क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट, यानी आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, या आप इसी को बोलेंगे फ्लो ऑफ करंट। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में हम लोग बहुत सारे आदमियों की बात करेंगे, किस आदमी ने इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या योगदान दिया, कैसे कैसे। जैसे मैं आपको बताऊं कि भाई आदमियों ने बिजली बनाई है, सबने बनाई बिजली। जब बिजली बनाई है तो मेरे दादाजी एयरफोर्स में थे। हमारे गांव में जो पहला बल्ब जलाया था वो मेरे दादा ने जलाया था। इससे पहले किसी ने बिजली को देखा ही नहीं था, बल्ब होते ही नहीं थे। तो इस तरीके से हमारे गांव में योगदान मेरे दादा का है। तो इसी तरीके से हर जगह पर इलेक्ट्रिसिटी का किसी न किसी का योगदान है। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा भी है जिसने धरती पे पहली बार इलेक्ट्रिसिटी बनाई थी, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, अभी जो विद्युत है, इस विद्युत को हम लोग दो भागों में बांट सकते हैं। विद्युत दो तरीके से पढ़ेंगे, एक तो धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश, और एक पढ़ेंगे ऋणात्मक आवेश। ऋणात्मक यानी नेगेटिव। ये दो तरीके से आप लोग आवेश पढ़ेंगे, एक धनात्मक आवेश और एक ऋणात्मक आवेश, यानी एक पॉजिटिव करंट और एक नेगेटिव करंट, ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, अभी जब आप धनात्मक आवेश की बात करें या ऋणात्मक आवेश क्या होता है? जब कोई फ्लो ऑफ करंट, यानी प्रवाह, करंट का प्रवाह या आवेश का प्रवाह, जब आवेश का प्रवाह उच्च आवेश से, जब आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव में जाता है, निम्न विभव में जाता है, तो वो कैसा आवेश कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाता है धनात्मक आवेश, यानी पॉजिटिव करंट। अब ऐसा भी आवेश होगा
जो उच्च विभव से निम्न में आया है ऐसा भी आवेश होगा जो निम्न से उच्च में गया है, उसके बारे में भी लिखेंगे। एक तो हम लोगों ने पढ़ लिया पॉजिटिव आवेश, एक पढ़ेंगे नेगेटिव आवेश। नेगेटिव आवेश क्या होता है? जब आवेश का प्रवाह, जब आवेश का प्रवाह, आवेश का प्रवाह, जब आवेश का प्रवाह निम्न से उच्च, निम्न विभव से उच्च विभव में जाता है, निम्न विभव से उच्च विभव में जाता है, उच्च विभव में जाता है, तो वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाता है नेगेटिव आवेश, यानी ऋणात्मक आवेश। अभी आवेश उत्पन्न कौन करता है? तो केवल विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली, केवल विद्युत क्षेत्र। आगे बढ़ते हैं। किसी तार का प्रतिरोध तार की लंबाई से किस प्रकार संबंधित है? तार का प्रतिरोध यानी कि रुकावट। मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताऊंगा, जैसे आप लोग देखेंगे एसी को डीसी में, डीसी को एसी में बदलने के लिए किसी न किसी चीज का प्रयोग किया जाता है। ऐसे ही एक शब्द पढ़ते हैं आप लोग, रेजिस्टेंस ऑफ वायर, यानी तार का प्रतिरोध। अब ये शब्द है प्रतिरोध, इसका अर्थ क्या है? प्रतिरोध क्या होता है? जब फ्लो ऑफ करंट यानी कि आवेश के प्रवाह में, आवेश के प्रवाह में रुकावट आती है, रुकावट आती है, वो क्या कहलाती है? तो आप लोग बोलेंगे वही कहलाती है रेजिस्टेंस, यानी कि प्रतिरोध। रुकावट आ गई, रुकावट का मतलब क्या भाई? रुकावट का मतलब है कि उसके अंदर प्रतिरोध आ गया। अभी तार का प्रतिरोध बहुत इंपॉर्टेंट है, तार के अंदर बिजली को जगह जगह पर रोका जाता है। प्रतिरोध के बारे में पूछ लिया, लंबाई से किस प्रकार संबंधित है? देखो, अब जब तार की लंबाई ज्यादा है, तार की लंबाई ज्यादा है, तार की लंबाई ज्यादा है और तार की लंबाई कम है, दोनों को देख लेंगे हम लोग। तार की लंबाई कम, इसके बाद तार की मोटाई ज्यादा है, तार की मोटाई ज्यादा है, और फिर आप लोग याद रखेंगे तार की मोटाई कम है, तार की मोटाई कम। ये दो केस बनते हैं भाई। अगर तार की लंबाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा आएगा, यानी कि रुकावट ज्यादा होगी, प्रतिरोध ज्यादा। अगर तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी कम है, रुकावट कम आएगी, प्रतिरोध कम। अब ये किस बात को डिफाइन करेगा? एक एग्जांपल तो ये हो गया, आप लोग एक तो ये क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन क्या पूछा? देखो, तार के प्रतिरोध तार की लंबाई से किस प्रकार संबंधित है? अगर तार की लंबाई ज्यादा है तो क्या तार में प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा होगी या कम होगी? इसी तरीके का कॉन्सेप्ट है, आप लोग समझेंगे। तार की लंबाई ज्यादा, अगर एक तार बहुत लंबा है तो उसमें विद्युत रुक रुक के पहुंचेगी, उसी को क्या बोलेंगे? प्रतिरोधक। मैंने बताया था आवेश के प्रवाह में रुकावट आती है, उसी को प्रतिरोध बोलते हैं। ठीक है, अब तार लंबा है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होंगे, रुकावटें भी ज्यादा आएंगी। तार की लंबाई कम है तो प्रतिरोध भी कम है, यानी इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये सीधे अनुपातिक है, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन अभी यहां पर क्या होगा भाई? तार की मोटाई ज्यादा है, मोटाई ज्यादा है और फिर मोटाई कम है। अगर मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध ज्यादा नहीं होगा, कम होगा ना, और मोटाई कम है तो प्रतिरोध भी ज्यादा होगा। यानी अगर तार की मोटाई कम है तो प्रतिरोध क्या होगा? प्रतिरोध ज्यादा होगा। अगर मोटाई ज्यादा है तो प्रतिरोध कम देखने को मिलेगा। ये क्या है? ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी कि ये व्युत्क्रमानुपाती है। अगर यहां पर क्वेश्चन की लैंग्वेज को चेंज करता, प्रतिरोध तार की मोटाई से किस प्रकार संबंधित है, तो आप लोग बोलेंगे इनवर्सली प्रोपोर्शन है। ये दो क्वेश्चन बनते हैं, दोनों के दोनों समझ में आ गए होंगे। ठीक है, ये बात आप लोग याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। फ्यूज तार संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फ्यूज तार, ये फ्यूज तार क्या होता है भाई? अब इसके बारे में देख लेते हैं। फ्यूज तार, देखो कई बार आप लोगों ने फ्यूज समझ रहे हो क्या है? एक शीशा और टिन इस तरीके से होता है, इधर टिन लगा होता है, इधर टिन लगा होता है, इधर शीशा होता है, एक पतला सा तार होता है।
ठीक है। और इलेक्ट्रिसिटी को जब हम पास कराते हैं तो इस फ्यूज के माध्यम से पास होती है। ठीक है। विद्युत के और विद्युत से चलने वाली चीज के बीच में हमारे द्वारा क्रिएट की गई एक रुकावट को क्या बोलते हैं? फ्यूज तार बोलते हैं। फ्यूज तार एक तार है जिससे बिजली आई। भाई मान लेते हैं ये मेरा कोई यंत्र है, इस यंत्र से पहले मैंने फ्यूज तार लगा दिया और यहां से इलेक्ट्रिसिटी। अभी इलेक्ट्रिसिटी जरूरी थोड़ी कि भाई हर समय रुक रुक के आए, कोई समय ऐसा होगा तो बहुत तेज आ जाएगी, बहुत तेज आ जाएगी तो वो मेरे फ्रीज को, मेरे एसी को इफेक्ट करेगी। इसी कारण मैं क्या करता हूँ, बीच में एक फ्यूज तार लगा देता हूँ। इसका क्या होता है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, गलनांक बिंदु, वो बहुत कम होता है, उसकी चालकता उच्च होती है। यानी ये बिजली को तो चला सकता है, अगर उच्च चालकता चलाने चला सकता है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट लो है। अगर बहुत तेज टेम्परेचर आ गया तो ये फ्यूज फट जाएगा और बिजली को बीच में रोक देगा। ठीक है। तो इट इज अ लो मेल्टिंग पॉइंट एंड हाई कंडक्टिविटी। चालकता उच्च है लेकिन मेल्टिंग पॉइंट कम है। अब समझते हैं क्या होता है। एक तो आपको समझ में आ गया भाई, ये जो तार के बीच में फ्यूज लगा है ये क्या है। जब टेम्परेचर टेम्परेचर हाई होता है, टेम्परेचर हाई होगा तो फ्यूज तार टूट जाएगा और बिजली के प्रवाह को रोक देगा और विद्युत के प्रवाह को रोक देगा और विद्युत के प्रवाह को क्या करेगा, प्रवाह को रोक देगा। ठीक है। ये बात आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद क्या बात याद रखनी है, जो फ्यूज तार है ये किससे बना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फ्यूज तार किस किस से बना है, ये किस किस का मिश्रण है, फ्यूज तार किस किस का मिश्रण है। तो आप लोग बोलेंगे जो ये फ्यूज तार है ये दो चीजों का मिश्रण है। दो चीज कौन कौन सी है, एक तो एसएन और एक पीबी। एसएन मतलब टिन और पीबी मतलब शीशा और टिन, इन दो के मिश्रण से क्या बना है, फ्यूज तार बना है। इसके अंदर शीशा कितना है और टिन कितना है। अगर मैं टिन की बात करूं तो टिन है इसमें 63%, 63%। और अगर मैं शीशे की बात करूं तो 47%। ठीक है। 43% इसके अंदर शीशा होता है और 63% इसमें क्या होता है, टिन होता है। समझ रहे हो मैं क्या फ्यूज बता रहा हूं, मेरे पास है नहीं, दरवाजे में दिखा देता कैसा फ्यूज होता है। उसमें बीच में शीशा होता है, आपको बिजली का प्रवाह दिखता रहेगा, उसमें लाइट जल जाती है कई बार, तो ऐसा होता है फ्यूज। लेकिन वो फ्यूज हो जाता है तो बंद हो जाता है, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो आप लोग याद रखेंगे ये बातें किसके बारे में, फ्यूज तार के बारे में। आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध का उपयोग करके मापा जाता है। अभी प्रतिरोध की बात कर रहे थे हम लोग, उसी से क्वेश्चन आ गया। प्रतिरोध का उपयोग करके मापा जाता है। कौन सा यंत्र है जिससे हम लोग प्रतिरोध को मापते हैं, तो आप लोग बोलेंगे ओम मीटर। एक अमीटर है, एक ओम मीटर है। प्रतिरोध का उपयोग ओम मीटर का प्रयोग करके मापा जाता है। ठीक है। एक सेकेंड भाई, मैं कमेंट सेक्शन को नीचे कर देता हूं, मेरे को दिखाई नहीं दे रहे हैं। ठीक है भाई, तो याद रखेंगे ओम मीटर। हम लोग इन सभी की बात कर लेंगे आगे से, ओम मीटर के बारे में बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है, कंडक्टर। देखो अभी एक शब्द पढ़ते हैं, कंडक्टर यानी कि चालकता। चालकता क्या होती है, जब विद्युत को किसी माध्यम से गुजारा जाता है, विद्युत को किसी माध्यम से गुजारा जाता है, माध्यम से गुजारा जाता है तो वो क्या कहलाता है, तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाता है चालकता। कंडक्टर किसी माध्यम से गुजार दिया तो वो जो माध्यम है उसको क्या बोलते हैं, कंडक्टर बोलते हैं, चालकता। अभी चालकता कितने प्रकार की है, तो आप लोग बोलेंगे चालकता 3 प्रकार की है। एक तो आप लोग याद रखेंगे सुचालक, एक याद रखेंगे सुचालक, दूसरा क्या याद रखेंगे कुचालक, और तीसरा क्या याद रखेंगे, तीसरा है अतिचालक। कुचालक, सुचालक
अतिचालक। सुचालक क्या होता है? जिसमें से आसानी से बिजली चली जाए, जिसमें से बिजली का या विद्युत का प्रवाह आसानी से हो, विद्युत का प्रवाह आसानी से हो या प्रवाह हो, उसको क्या बोलते हैं? सुचालक। सुचालक बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर वायर के अंदर एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है, स्टील का प्रयोग किया जाता है, तो वो क्या है? वो विद्युत की सुचालक है, यानी उसके अंदर से हम लोग विद्युत को पास करा सकते हैं। कुचालक क्या होता है? जिसमें से विद्युत पास ना हो, जिसमें से विद्युत पास ना हो, विद्युत का प्रवाह न हो, वो क्या कहलाएंगे? प्रवाह न हो, उसका आप लोग आंसर देंगे, वो कुचालक है। अभी यहां पर कुचालक ही पूछा है, बैड कंडक्टर। तो कुचालक यदि आपसे पूछा तो आप लोग क्या आंसर देंगे? प्लास्टिक। सोने में से ये विद्युत का सुचालक है, ये भी विद्युत का सुचालक है। और मरकरी यानी कि पारा, मरकरी यानी कि पारा, पारा भी विद्युत का सुचालक है। इन तीनों में से विद्युत चली जाएगी, लेकिन प्लास्टिक से विद्युत नहीं जा सकती। एग्जाम्पल के तौर पर आप लोग लकड़ी को भी ले सकते हैं। लकड़ी है, लकड़ी में से भी विद्युत नहीं जाती, ठीक है। हम लोग चप्पल पहनते हैं, चप्पल भी विद्युत की कुचालक है। इस तरीके से आप लोग ऑप्शंस अपने अनुसार क्रिएट कर सकेंगे। अतिचालक क्या होता है? अब कोई चीज है, उसके अंदर मैंने 10 यूनिट बिजली डाली, 10 यूनिट बिजली यहां से डाली और यहां से भी 10 यूनिट निकली। मैंने बताया था बीच बीच में प्रतिरोध आता है, तो प्रतिरोध आ रहा है तो भी वो सुचालक है, लेकिन बिना प्रतिरोध के कंप्लीट बिजली का जो ट्रांसफर कर लेते हैं उसको क्या बोलते हैं? सुपर कंडक्टर, यानी कि अतिचालक। अतिचालक क्या होते हैं? जो विद्युत का संपूर्ण हिस्सा अपने अंदर से पास कर देते हैं, अपने अंदर से पास कर देते हैं, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं सुपर कंडक्टर, यानी कि अतिचालक। याद रखेंगे, सुचालक भी, कुचालक भी और अतिचालक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी के बारे में एक बात मैं यहां पर लिख देता हूं। देखो, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा नहीं, लेकिन मैं आपको कुछ टॉपिक पढ़ाऊंगा, मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स, ठीक है। अभी इलेक्ट्रिसिटी इन मेटल्स पर क्या इफेक्ट करती है उसके बारे में यहीं पर देख लेते हैं। देखो, एक तो मेटल होते हैं, एक नॉन मेटल, और एक होते हैं मेटालॉइड्स। मेटालॉइड्स, ये तीन चीज याद रखनी है, धातु, अधातु और अलॉय। ये तीन चीजें याद रखेंगे। अभी तीन चीजें आपको पता चलेगी, मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। इनका इलेक्ट्रिसिटी से कैसा संबंध है? अगर मैंने मेटल के अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली तो इसके अंदर क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत आवेश, विद्युत का प्रवाह हो जाएगा, विद्युत का प्रवाह हो जाएगा। लेकिन अगर मैंने इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी डाली नॉन मेटल के अंदर, तो इसमें विद्युत का प्रवाह नहीं होगा। नॉन मेटल के अंदर विद्युत जाएगा नहीं। एग्जाम्पल लकड़ी है, लकड़ी के अंदर विद्युत लगा दो, जाएगी नहीं पास। प्लास्टिक है, विद्युत लगा लो, नहीं जाएगी। ये नॉन मेटल है। अभी मेटलॉइड में क्या भाई? कंडीशनली करंट फ्लो करेगा इसके अंदर, कंडीशनली, कंडीशनली करंट फ्लो होगा, यानी कुछ कंडीशंस होंगी। अगर कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो करंट फ्लो हो जाएगा, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। मेटल के अंदर भी इलेक्ट्रिसिटी याद रखेंगे, नॉन मेटल में भी और मेटलॉइड में भी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? विद्युत बल्ब यानी ये जो हमारे बल्ब लगे हैं, अभी मैं बता देता हूं। देखो, कुछ कुछ ऐसे हमारा बल्ब होता है। इस बल्ब के अंदर एक तार होता है। ये विद्युत बल्ब का जो तार है, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को बोलते हैं फिलामेंट। और ये फिलामेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका गलनांक सबसे उच्च होता है, यानी इसके अंदर हम लोग बिजली ट्रांसफर करते हैं तो ये कितना जलता है। कई बार ये फ्यूज हो जाता है, वो अलग बात है, लेकिन ये गल नहीं सकता, इसका गलनांक बहुत ज्यादा होता है। और ये किसका बना होता है? तो आप लोग बोलेंगे ये बना होता है टंगस्टन का। टंगस्टन, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो आप लोग बोलेंगे विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अब यहां पर एक आपको नाइक्रोम दिख रहा है, ये नाइक्रोम भी देख लेंगे। हीटर देखा आप लोगों ने, हीटर, उस हीटर का जो तार होता है, वो हीटर का तार किससे बना होता है? तो आप लोग बोलेंगे वो नाइक्रोम से बना होता है। बल्ब का फिलामेंट और
हीटर का तार, ये दोनों अलग अलग है। हीटर यदि आपने कभी घर पर बनाया तो ऐसा होता है हीटर, उसके अंदर फिर इस तरीके से हम लोग एक तार बनाते हैं, ठीक है, ये तार होता है, ये बिलाल होता है, लेकिन ये रोशनी नहीं देता। रोशनी कौन सा देता है? टंगस्टन देता है। अभी जो ये हीटर का तार है ये नाइक्रोम से बना होता है, और नाइक्रोम किस किस से मिलकर बनता है? तो नाइक्रोम बनता है निकल प्लस क्रोमियम, प्लस क्रोमियम, इन दो से मिलकर क्या बनता है? तो आप लोग बोलेंगे नाइक्रोम बनता है, ठीक है। और हीटर का तार किससे बना होता है? नाइक्रोम से। मीटर किसके लिए प्रयोग होता है? अभी दिखा दूंगा। ये रहा क्वेश्चन। विद्युत धारा मापी जाती है, विद्युत धारा किसे मापी जाती है? वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, लेक्टोमीटर या अममीटर? विद्युत धारा को मापने के लिए क्वेश्चन आ गया इलेक्ट्रिकल करंट को मापने के लिए वोल्ट मीटर, एनीमोमीटर, लेक्टोमीटर। लेक्टोमीटर से क्या नापते हैं? दूध। दूध के बारे में देखा होगा आप लोगों ने, लैक्टोस, अमल। हम इसको बात करेंगे बायोलॉजी में, लेक्टोमीटर की बात करेंगे। यहां पर देखेंगे विद्युत धारा को मापा जाता है, किसे मापा जाता है? तो आप लोग बोलेंगे अममीटर से। ये अममीटर क्या करता है? विद्युत धारा को मापता है। कैसे मापता है? ये विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ता है। यह विद्युत धारा को श्रेणी क्रम में जोड़ता है, श्रेणी क्रम में जोड़ता है। इसके बाद और क्या बात याद रखेंगे मीटर से? अममीटर में जितना गतिरोध ज्यादा होगा, जितना गतिरोध कम होगा उतना अच्छा होगा। गतिरोध कम होगा उतना अच्छा होगा। क्या होगा उतना अच्छा? तो आप लोग बोलेंगे अममीटर। जितना गतिरोध या प्रतिरोध कम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं आदर्श, आदर्श अममीटर क्या होता है? आदर्श अममीटर, आदर्श अममीटर वो मीटर होता है जिसके अंदर, आदर्श अममीटर वो मीटर होता है जिसके अंदर, जिसके अंदर प्रतिरोध, प्रतिरोध शून्य हो, शून्य हो, वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाता है आदर्श अममीटर, ठीक है। आदर्श अममीटर के बारे में ये बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अगला क्वेश्चन देखो, वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर हमारा फ्रीज होता था पहले, उस फ्रीज के ऊपर एक वोल्टेज रख देते थे, उसको क्या बोलते थे? वोल्ट मीटर। क्या नापता है? वो वोल्टेज नापता है, ठीक है। अब वोल्ट मीटर के बारे में याद रखेंगे थोड़ा सा, वोल्ट मीटर के बारे में। वोल्ट मीटर क्या मापता है? वोल्ट मीटर विद्युत धारा को, यह विद्युत धारा को, विद्युत धारा को समानांतर क्रम में जोड़ता है, समानांतर क्रम में जोड़ता है, क्रम में जोड़ता है। अब एक बात और याद रखेंगे वोल्ट मीटर से, क्या बात याद रखेंगे? जो वोल्ट मीटर है, ये वोल्ट मीटर कब अच्छा होगा? जब इसका प्रतिरोध क्या हो? इसका प्रतिरोध ज्यादा हो। जब इसका प्रतिरोध ज्यादा हो, ज्यादा हो, वोल्ट मीटर का प्रतिरोध क्या होता है? ज्यादा। अच्छा, आदर्श वोल्ट मीटर क्या कहलाता है? आदर्श वोल्ट मीटर क्या होता है? आदर्श वोल्ट मीटर वो वोल्ट मीटर है जिसका प्रतिरोध या प्रतिरोध अनंत है, जिसका प्रतिरोध अनंत है, वो क्या कहलाता है? आदर्श वोल्ट मीटर। जिसका प्रतिरोध अनंत है वो क्या कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे वो कहलाता है आदर्श वोल्ट मीटर। क्या मेरी बात आपको समझ में आई? तो ये थे भाई आज के हमारे क्वेश्चंस। आशा करूंगा आपको समझ में आए होंगे सभी के सभी क्वेश्चंस। हम लोगों ने आज बहुत सारी बातें की फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स 2 क्लासेस और बची हैं, मेनली तो एक ही क्लास है, उसके बाद तो केवल थोड़ी सी प्रैक्टिस देख लेंगे हम, क्वेश्चंस कैसे कैसे देखने को मिलते हैं। जल्दी से एक बार बताएंगे कैसी लगी आज की क्लास, उसके बाद हम लोग क्लास की समाप्ति करेंगे।
ठीक है भाई, तो आज की बातों को हम यहीं पर रोकते हैं। सर अब तो बता दो। खुशी, आप एकेडमी वाले नंबर पर कॉल कीजिए, वो आपको बताएंगे। ठीक है, वो आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो बता देंगे। हम लोग अभी केवल क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, हमारा समय खराब ना हो, क्योंकि हो सकता है ये बात आपके काम की हो लेकिन किसी और के बच्चे के काम की ना हो। ठीक है, तो आप लोग एकेडमी वाले कॉल पर नंबर पर कॉल कर ले और वहाँ से पूछ ले। हम यहाँ पर केवल पढ़ाई की बात करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, और बातें नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद, थैंक यू, टाटा, बाय बाय।